हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की, जिसमें बीजेपी ने हरियाणा के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2 सीट रोहतक और हिसार पर अभी फैसला होना अभी बाकी है और अब देखना यह है कि बीजेपी के ये 8 उम्मीदवार यानी कि योद्धा कितने दमदार हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये बीजेपी के जिताऊ उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और हरियाणा की 10 में से 8 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों को टिकट दी है, लेकिन 2 सीटों पर कोई अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। अब ये उम्मीदवार कितने दमदार हैं और ये क्या वाकई में जिताऊ कैंडिडेट हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। 2019 की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है और इस लड़ाई को लड़ने वाले महारथियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हरियाणा में 12 मई को वोटिंग होगी और बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर अपने महारथी उतार दिए हैं। नया साल और बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने 8 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। कौन है बीजेपी के 8 महारथी जिनके दम पर बीजेपी लोकसभा का रण जीतने की उम्मीद लगा रही है? सिरसा से सुनीता दुग्गल और सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक को टिकट मिला है। पार्टी ने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अमित शाह जी और सारी पार्टियां, मुख्यमंत्री जी और अपने प्रभारी का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पिछले बार से भी भारी बहुमतों से हम इस बार चुनाव जीत करते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर पर बीजेपी ने दाव खेला। मेरे जैसे कार्यकर्ता पर फिर से विश्वास व्यक्त किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह उससे भी ज्यादा मतों से यहां के मतदाता जिताकर आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से एक बार फिर चौधरी धर्मवीर सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया। वहीं करनाल सीट से संजय भाटिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। संजय भाटिया सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को फिर से टिकट मिला है। वहीं अंबाला से रतनलाल कटारिया पर बीजेपी ने उम्मीद जताई है। इन उम्मीदवारों के जरिए हरियाणा बीजेपी रण में कूद चुकी है। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। सिरसा से सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। कि परिवार की जो पार्टियां हैं वो उनका भला नहीं कर सकती, उनका विकास नहीं कर सकती, तो ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त एक मैसेज है कि अब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बहुत गलती की, लेकिन अब की बार वो गलती नहीं दोहराएंगे और अब वो चाहते हैं कि अब की बार यहाँ पर कमल का फूल खिले। चारों तरफ आप देखिए मोदी 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 की लहर है जबरदस्त और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सांसद बनेगा और वो लोकसभा में पहुंचेगा। सुनीता दुग्गल अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की चेयरमैन है और राजस्व सेवा छोड़कर राजनीति में आई। दुग्गल विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो उस चुनाव में हार गई थी। वहीं कुरुक्षेत्र से नायब सैनी पर दाव खेला है। नायब सैनी हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और नारायणगढ़ से विधायक हैं। राजकुमार सैनी की जगह बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। वहीं करनाल से संजय भाटिया को पहली बार लोकसभा का टिकट मिला है। भाटिया बीजेपी प्रदेश इकाई में महामंत्री हैं और उनको अश्वनी चोपड़ा की जगह टिकट मिला है। विधानसभा में 2004 और 2009 में उनको हार मिली थी, फिर भी पार्टी ने उन पर दांव खेला है।
भाटिया के कुशल संगठनकर्ता के तौर पर उनको जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मुझे खबर मिली है, 10 में से 8 सीटों का फैसला किया है। ये चुनाव क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और इस बार एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। इस देश का 125 करोड़ आदमी केवल और केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित मानता है। बीजेपी ने 3 नए उम्मीदवारों पर तो दांव खेला है, वहीं 2 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। रोहतक और हिसार सीट को लेकर बीजेपी अभी माथापच्ची कर रही है, क्योंकि 2014 में बीजेपी को दोनों जगहों से हार झेलनी पड़ी थी। रोहतक से कांग्रेस के मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके सामने जीत पाना मुश्किल है, इसीलिए बीजेपी इंतजार कर रही है। वहीं हिसार से मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला को भी हराना इतना आसान नहीं, इसलिए बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन 2 सीटों में किसको मैदान में उतारती है। बीजेपी जिन उम्मीदवारों को उतारेगी, क्या वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपको मिलवा देते हैं आज के खास पैनल से। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डीसी यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले डीसी यादव जी, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो संभावित चेहरे हैं वो कब आएंगे सामने, उसका इंतजार किया जा रहा था और ये इससे पहले भी कहा जा रहा था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा। ये जिताऊ कैंडिडेट हैं? जी डेफिनेटली पार्टी ने जो हमारे जिताऊ चेहरे हैं और जिनका जनता में भी प्रभाव है और समाज में भी काफी काम करते रहे काफी समय से, ऐसे चेहरों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका लगातार विरोध होता रहा? नहीं, विरोध तो देखिए चुनाव के समय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैंडिडेट्स होते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, दूसरे दलों के लोग भी होते हैं, तो ये एक आम बात है चुनाव के समय में विरोध करना, नारेबाजी करना। और ये मतलब तो यही है कि कार्यकर्ताओं को आपने नजरअंदाज कर दिया, लोगों की बातों को आपने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल संतुष्ट है और सबकी बात सुनी जाती है, नजरअंदाज किसी को नहीं किया गया। जी 2 सीट अभी भी रहती हैं जिन पर अभी चेहरे नहीं डिस्क्लोज किए गए हैं। अभी तक मंथन चल रहा है? नहीं सर, या जिताऊ कैंडिडेट वहां नहीं मिल रहा है? प्रदेश ने पैनल बना के भेज दिया है बहुत दिन पहले। अब केंद्र ने अपने लेवल पे डिसीजन लेना है, जब उचित समय होगा और निर्णय हो जाएगा तो डिक्लेयर कर देंगे। किस समीकरण के आधार पर चेहरों को नियुक्त किया गया है, आपने तैयार किया है? इलेक्शन में सबसे बड़ा जो समीकरण है वो विनेबिलिटी होती है। जिताऊ होना ही सबसे बड़ा समीकरण है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ता या फिर उनके साथ कितना काम करते हैं, तालमेल क्या है, ये बाकी चीजें इतना मायने नहीं रखती हैं? नहीं, हर चीज को ध्यान में रख के ही कैंडिडेट का डिसीजन होता है। कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा गया है, विनेबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिन लोगों ने काम किया है सबको ध्यान में रखते हुए चेहरे उतारे गए। 2 सीटों पर अभी तक जो जिसको लेकर हम कह रहे हैं, वहां क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं है या फिर चल रहा है कि क्योंकि लगातार आने का सिलसिला शुरू है दूसरे दलों से, तो क्या वेट किया जा रहा है कि कोई राजनीतिक दल से कोई चेहरा आ जाए उसके बाद डिस्क्लोज किया जाए? देखिए, मैंने पहले ही बताया, पैनल बनाया जा चुका है प्रदेश की तरफ से। अब केंद्र के तो इन 2 सीटों पर ही क्यों अभी तक रुका हुआ है मामला? बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो ऊपर की बात है, हमारे प्रदेश लेवल की बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है और जिस दिन उनका मन बनेगा, अभी तो समय है बहुत इसका नॉमिनेशन होने में, उचित समय पे डिसीजन लिया जाएगा और चेहरे सामने आ जाएंगे। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि जो चर्चा चल रही थी उसमें नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन आखिर में जब लिस्ट आती है तो ज्यादातर पुराने चेहरे? नहीं, ये मिक्स है, नए और पुराने का मिक्स है और उसमें कार्यकर्ता का भी ध्यान रखा गया है, विनेबिलिटी का भी ध्यान रखा है और बड़े नेताओं का भी सम्मान किया गया है। विकास के कामों के आधार पर, यानी कि इस बार आप दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो ज्यादातर जो आपके जो सिटिंग एमपीज थे उनको दोबारा से मौका दिया गया। जी, अच्छा काम किया है, उन लोगों को दोबारा मौका मिला है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उनके
दम पे ही हम इलेक्शन में जा रहे हैं और यही हमारा मुद्दा रहेगा। ठीक है, जरा अब रिएक्शन ले लेते हैं। काम के आधार पर ही उनको दोबारा से मैदान में उतारा गया। दलबीर जी, लगता है काम के आधार पर ही मैदान में उतारा गया लोगों को? शुभेंदु जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अपना डिसीजन है किसको टिकट देते किसको लड़ाते हैं, परंतु जिस तरह से डीसी यादव जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच्चाई से बहुत कोसों दूर है। आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल वाजिब था। कार्यकर्ता और आम जनता जिनसे नाराज है उनको इन्होंने टिकट देने का काम किया है। रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्णपाल गुर्जर, 3 तो ऐसे नाम है जो खिलाफत सरेआम लोगों ने की है, जब भी जी स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया। 1-2 बार तो ऐसे मौके आए हैं, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी पार्टी है। वह भारतीय जनता पार्टी अगर होती तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, तो लोगों के बीच में आकर टिकटें पूछ के देते थे। वो एक समय मैंने भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये एक डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दी भारतीय जनता पार्टी, जिताऊ चेहरे। मत जीतने वाला कोई भी हो, आ जाओ। इसमें से आपको आज भी पता है चौधरी धर्मवीर कहां से आए थे, राव इंद्रजीत जी कहां से आए थे, कौशिक जी कहां से आए थे, सबको पता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और जहां तक 2 सीटें छोड़ने की बात है, ये उसी फार्मूले पे चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे कि भाई कैंडिडेट हमारे पास नहीं है। किसी पार्टी में जब रूठ जाएंगे, किसी को टिकट नहीं मिलेगी तो वहां से पकड़ लेंगे, लड़ा देंगे। नहीं तो ये उकार भरते हैं कि ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बड़े ज्यादा कार्यकर्ता, तो 10 की 10 एक बार डिक्लेयर करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई इन्होंने। एक और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अरविंद शर्मा का भी लिया था उन्होंने, बिल्कुल वायदा किया था कि आपको टिकट देंगे। अब ये ऐसा भी काम करते हैं, उनको पकड़ तो लेते हैं, अब उनको एडजस्ट करने में इनको बहुत भारी दिक्कत हो रही है। अब कुछ दिन बाद वो भागने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल ये ढूंढते हैं हम किसको जिता सकते हैं, किसको लड़ा सकते हैं, कौन हमें फंस जाए। वो किसी भी पार्टी हो, उनकी कोई विचारधारा हो, किस विचारधारा पे उन्होंने काम किया है, कोई लेना देना नहीं। राव इंद्रजीत का परिवार सबको पता है कहां से आता है। चौधरी धर्मवीर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं थी, कौशिक जी की भी आसपास नहीं थी, परंतु वही काम किया। अंबाला में आपको ध्यान होगा रतनलाल कटारिया की कितनी मुलाकात थी, परंतु टिकट वहां भी दिया इन्होंने। तो ये इस बार हरियाणा की जनता इनको आईना दिखाने का काम की। आप देख लेना 10 की 10 सीटों पे इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। आने वाला समय जिस तरह से बुखार उतरेगा लोगों का, अब ये पता लग गया हर आदमी को कि ये जुमलों की सरकार है, जुमलाबाजी से ये पार्टी करती है, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी। काम इन्होंने 5 साल में को गिनवाते तो हरियाणा में क्या किया है, भाईचारा बिगाड़ा है। सबसे बड़ा काम एक इन्होंने जरूर कर दिया। किसानों ने आत्महत्याएं करी। 2 ऐसी सीट है जहां पर इन्होंने कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारे हैं, जिसमें से एक हिसार भी है। और तो आपको बताता रहा हूं, मैं वही चीज, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, ये कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला की राजनीति वहां पर प्रभावी रही है, तो कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं कि ऐसा एक तीर से कई निशाने लग जाएं। शुभेंदु जी कहीं नहीं जा रही, साफ शब्द है ये। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हम सब अलग अलग पार्टियों के सारे बैठे हैं, ये कोई बात छुपी नहीं होती। हरियाणा में 10 सांसद चुने गए थे, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के, जिसमें दुष्यंत जी भी एक थे, एक कांग्रेस से। किसकी ज्यादा हाजिरी है, किसने ज्यादा मुद्दे उठाए, किसने अपनी कौन सी में अच्छे काम किए, सारा रिकॉर्ड सबके पास हो जाता है। अखबार में, टीवी में, सब जगह सोशल मीडिया पे। आज वो भारत नहीं रहा है। अब जो चीजें छुपा ली जाती थी, पता नहीं लगता था, किसने अपनी ग्रांट पूरी खर्च की है, किसने काम किए हैं, तो नंबर 1 का खिताब तो उन्होंने लिया। इसमें कोई शक थोड़ी है कोई। आप लोगों को सारा पता है, सब जनता जानती है, प्रदेश जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है। उनका कहां तक नाम नहीं है, सबको पता है। उनकी टक्कर में आने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मोदी जी को। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले लगातार जो है बयान आते रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे सुभाष बराला जी का हो, चाहे बाकी इनके जितने भी हायर जो पदाधिकारी हैं, वो बार बार ये कहते रहे कि जितने भी सिटिंग एमपीज हैं उनकी सीट जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन आज आप यहाँ देखेंगे कि 8 सीट डिक्लेयर हुई, जिसमें से 5 जो है उन्होंने रिपीट किए। और बड़ी हैरानी हो रही है मुझे ये सुनकर कि जिताऊ चेहरे हैं। विकास के मुद्दे पर जहां पर वोट मांगने चाहिए थे कि हमने क्या विकास कराया, कि ऐसे क्या कार्य हुए जिसकी वजह से इनको हम जो है यहाँ पर टिकट दी जा रही है। अभी हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे कि बार बार विरोध हो रहा है। 3 हमारे सामने यहाँ पर एमपीज हैं जिनका लगातार विरोध हो रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जी की बात करें तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा उनका विरोध हो रहा है। जब वो आए थे 2014 में तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं।
यानी कि जितने भी एमपी आए थे वो मोदी जी का नाम लेकर आए थे, लेकिन काम तो इनको ही करना था। और आज जब रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आया तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिताऊ चेहरे हैं। अरे जिताऊ चेहरे, आप ये बताइए, इंद्रजीत जी की बात करिए, वो स्विंग होते रहे, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चला कि वो कहाँ रहेंगे, कभी किसी से मुलाकात हो रही, कभी किसी से मुलाकात हो रही है। तो ये जो तिकड़मबाजी में सभी लगे रहे, अगर मैं बात करूं धर्मवीर जी की, उन्होंने कहा कि मैं पहले उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बाद में फिर वो दोबारा से आ गए। रमेश कौशिक जी की एक बार एक तरह से टिकट ही कट गई थी, कहा गया कि उनको नहीं मिलेगी, अब फिर से वो सामने आ गए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है वो बता नहीं पाए, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है कि 10 की 10 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करने वाली है। कुलदीप बिश्नोई बस यात्रा के अंदर नदारद रहते हैं। राहुल गांधी जिस दिन पहुंचते हैं वो उस दिन दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि प्रदेश नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं, आप आए हैं तो आपके साथ हूं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? हिसार सीट भी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसका मतलब क्या है? क्या अभी इंतजार है? देखिए, मतलब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है तो वही बताएंगे, मैं तो इसके बारे में बता नहीं सकती। लेकिन आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी जब आए तब वो दिखाई दे। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे राहुल जी हैं वहां पर मैं खड़ा हूँ, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। यानी कि प्रदेश नेतृत्व के साथ नहीं है? प्रदेश नेतृत्व के साथ भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमारे नेता कौन है, का तो यही मतलब निकलता है। राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें डीप में जाने की कोई आवश्यकता है। प्रदेश में कोई चेहरा नहीं? प्रदेश में चेहरे एक नहीं कई हैं। आप ही बताते हैं कि गुटबाजी है, लेकिन बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। मैं तो खुश नसीब समझती हूँ कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें इतने बड़े चेहरे हैं, तो चेहरे तो कई हैं। तो जब राहुल जी सबके नेता हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं माइक से, मीडिया के सामने डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो राहुल जी जहां पर खड़े हैं मैं वहां पर खड़ा हूं, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। चलिए ठीक है, एक जरा जल्दी से रिएक्शन सुगवन जी से, फिर मैं जरा प्रदीप जी के पास आता हूं। सुगवन जी। शुभेंद्र जी, बात ये है कि ये तो बीजेपी वाले बेहतर बता सकते हैं कि वो जिताऊ इनको कैसे कह रहे हैं। हकीकत में तो हमें ये जिताऊ लगते नहीं है। अब धर्मवीर जी का विरोध पिछले दिनों किसानों ने चिड़िया गांव में किया, वो एक्चुअल में बीजेपी का विरोध था, उनका भी विरोध था। रतनलाल कटारिया जी के बारे में हम लगातार सुन रहे थे कि उनकी टिकट काट के उनकी वाइफ को दी जाएगी। ऐसी दूसरी कई प्रकार की बातें हैं, और वातावरण पूरे हरियाणा में इनके लिए खराब हो चुका है। किसान, जवान, नौजवान, हर जगह इनकी समस्याएं हैं। ये लोग नहीं फेस कर पाएंगे लोगों को। अब इलेक्शन धीरे धीरे आगे चलेगा, इनको 12 मई बहुत दूर है, तब तक वातावरण बिल्कुल इनके लिए खराब हो चुका होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने ठीक बात की कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के रास्ते देख रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस की भी स्थिति सही नहीं है। जहां भिवानी में इंद्रगढ़ से आप श्रुति की देख लो, कांग्रेस की जो गुटबाजी है, इनकी बस में बिठाते हैं राहुल गांधी जी जबरदस्ती इन नेताओं को, बीच रास्ते में उतर जाते हैं। इनकी आपसी गुटबाजी इतनी चरम सीमा पर है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते ही वो नेता उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। कांग्रेस की ये स्थिति है। अब मेरे साथी दलबीर धनखड़ जी ने कहा दुष्यंत चौटाला जी के बारे में हिसार में कि उन्होंने इतने सवाल पूछे। शुभेंद्र जी, एक्चुअल में ज्यादा सवालों की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती कि उन्होंने सवाल क्या पूछे। अब मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ, जो इस देश के किसानों के लिए उनको मारने का काम करेगा। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। दुष्यंत जी उस दिन लोकसभा में थे। दलबीर धनखड़ जी इसका जवाब दें, इस बार नहीं दे पाए तो अगली डिबेट में दे दें कि वो जो मार्च 2018 में किसानों को मारने वाला स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें आपके सांसद, माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी भी उपस्थित थे, वो क्यों किया गया? पिछले दिनों पूरे हरियाणा में किसानों की जमीन की नीलामी के नोटिस आए। अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन किसानों तक गए। दुष्यंत चौटाला जी का एक भी जगह प्रेजेंस नहीं थी किसानों के लिए। नौजवानों की जहां तक बात है, एक हुजूम इकट्ठा कर लिया, जो किसी को इंस्पेक्टर बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं। अब एक भी मुद्दे पर सही काम नहीं किया। अब आप कह रहे हो आपकी पार्टी के अंदर ही थे, आपकी पार्टी के सांसद थे, तो आप भी सवाल पूछ सकते थे। ये तो आज आप सवाल उठा रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी में ही थे उस वक्त, तो ये सवाल तो आप तब भी पूछ सकते थे उनसे। बिल्कुल पार्टी में थे, हमारे सिंबल पे। अब विरोधी हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब आज अपने साथ हैं तो गलत भी सही। शुभेंद्र जी, सवाल तो बिल्कुल उठते हैं। दलबीर जी जब बड़े आराम से ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितने सवाल उठाए, ये किया, तो फिर मेरा ये बनता है कि मैं बताऊं कि वो क्वांटिटी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं जल्दी से दलबीर जी से, फिर उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास आता हूं। शुभेंदु जी, बड़ी हंसी आती है, हालांकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर मैं बताता हूं
किसानों के जब ट्रैक्टर को टैक्स लगाने का काम किया तो वो दुष्यंत चौटाला ही थी देश के सांसद, सबसे युवा सांसद, और ट्रैक्टर में बैठ के लोकसभा में गए, संसद में गए, वो टैक्स हटाने का काम किया। पासपोर्ट की आपको ध्यान होगा, पासपोर्ट हरियाणा में जब बनते थे तो चंडीगढ़ जाना पड़ता था। पासपोर्ट केंद्र खुलवाए, सबसे पहला हिसार में खुला तो उन्होंने वजह भी बताई कहां कहां खुल सकते हैं। पासपोर्ट हम भला पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। युवाओं की बात, किसानों की बात, किसकी बात नहीं उठाई। मैं तो सवाल की हाजिरी भी बताता हूं सबसे ज्यादा है, सवाल भी सबसे ज्यादा है। अपना जो पैसा मिलता है निधि कोष का, सांसद का, सबसे ज्यादा यूज किया ये यूज नहीं किया पुराने सांसदों का जो इस दुनिया में नहीं है। श्री भजनलाल जी स्वर्गीय, उनका बचा हुआ पैसा, कुलदीप जी का बचा हुआ पैसा, वो भी लोगों में बांटने का। पानी पीने की एक बहुत बड़ी समस्या थी, टैंकर देने का काम किया। कितने 272 टैंकर उन्होंने दिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं। विकास के एजेंडे पर कौन सा मुद्दा है जो हरियाणा का वो कौन सा मुद्दा है जो दुष्यंत जी नहीं उठाया? और विपक्ष में रहते हुए जितने काम उन्होंने किए, जरा दोबारा से आते हैं, इस पर जरा दोबारा से चर्चा करेंगे। कर सकते इस बारे में, मैं आने को तैयार हूं। सांसदों की जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक जरा क्या काम और कैसे मोटा-मोटा, ठीक है, एक रिएक्शन जरा प्रदीप जी से बहुत मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, डिबेट में करने को तैयार। ठीक है प्रदीप सर, एक चीज, क्योंकि इससे पहले 2014 के चुनाव में देखा था मोदी फैक्टर के जरिए चेहरों को उतार दिया गया और उन्हीं के दम पर मोदी फैक्टर के जरिए आगे उतार दिया मैदान में। इस बार 2019 के इलेक्शन के अंदर भी क्या क्योंकि खिलाफत हो रही है कई कैंडिडेट्स को लेकर, तो ऐसे में एक बार फिर से दारोमदार मोदी जी के ऊपर ही है कि मोदी फैक्टर क्या काम करेगा, यदि हवा चलती है तो वो इनके नैया पार लगा दें। देखिए शुभेंदु, जिस तरह का वातावरण इस लोकसभा चुनाव में तय हो चुका है, जो दिखाई दे रहा है वो प्रो मोदी और एंटी मोदी दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह के गठबंधन हो रहे हैं, यूपीए के गठबंधन है या एनडीए के गठबंधन है, आप यूपी के गठबंधन पे देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। वो आम आदमी पार्टी जिसका उदय कांग्रेस के खिलाफ हुआ, जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह के और गालियां दे के सत्ता में या पावर में आए, जिन्होंने शीला दीक्षित की नाक में दम रखा, 700 पेज की रिपोर्ट बनाने की बात करते हैं, वो आज गठबंधन कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में एक वातावरण तय हो रहा है कि प्रो मोदी और एंटी मोदी, चाहे मोदी के भक्त हैं या उनके दूर विरोधी हैं, इस तरह की एक राजनीति हो रही है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि अगर उनके कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं तो इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, और अगर बीजेपी के सांसद मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं तो चर्चा का विषय है। तो ये चीजें पैरेलल नहीं चलेंगी। या तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो अपने आप को भी देख लीजिए। तो ये चीजें इस तरह का, ठीक है, सब अपने अपने उसमें वक्तव्य देते हैं। मैं दलवीर जी का वक्तव्य भी सुन रहा था कि जितने काम दुष्यंत जी ने किए, किसकी सरकार में किए? उस सरकार ने नहीं किए, लेकिन विपक्ष में होते हुए दुष्यंत जी ने अपने इलाके में काम किए। तो दो चीजें एक साथ पैरेलल नहीं चल सकती। या तो आप कहो कि इस सरकार ने दुष्यंत जी को काम नहीं करने दिया, या उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, वो बहुत काम करना चाहते थे लेकिन सरकार आड़े आई, बाधा आई। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक आज डिबेट का प्रश्न है वो बीजेपी के टिकट को लेकर है कि ये पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है पार्टी ने कितना मंथन किया हो, उन्हें जरूरत पड़ी हो कि वाकई टक्कर देने के लिए पुराने चेहरे उतारे गए हैं। मैं खासकर 2 सीटों की बात करूं जिस लोकसभा में हम बैठे हैं, गुड़गांव लोकसभा, जहां मेरे ख्याल से कोई दूसरा प्रत्याशी ही नहीं था। राव इंद्रजीत के मुकाबले में किसी ने शायद टिकट मांगी भी नहीं। हालांकि चर्चा में थे कि कोई मांग रहा है, लेकिन मुझे लगता है किसी ने मांगी भी नहीं। और वो अपने दम पर भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट भी लेके आए चौधरी धर्मवीर को, जिनकी बात यहाँ की सबने कि वो कह चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बहुत सारे और भी बात की गई सांसदों की कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो जहां तक सुनीता दुग्गल की बात, जैसे नए चेहरे की बात कर रहे हैं, पिछली बार सुनीता दुग्गल गठबंधन, ये सीट गठबंधन में थी, आईडी के पास थी। इस वजह से शायद सुनीता दुग्गल वो रेस में थी और रेस में पीछे हो गई, क्योंकि वो सीट वहां चली गई। तो मेरे ख्याल से कोई नए चेहरे वाली बात नहीं है। सुनीता दुग्गल भी, वो पिछली बार भी रेस में थी। और जहां तक प्रश्न है 2 सीटें, जिस समीकरण के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है कि समीकरण क्या है। अंततः अगर वो समीकरण बनते हैं तो पार्टी उन पे खेलेगी नहीं, पार्टी हो सकता है उन पे भी पुराने चेहरे उतारने का काम करे। क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट थी,
उसको बदलना था। आप कुरुक्षेत्र में क्योंकि राजकुमार सैनी अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो निस्संदेह वहां राजकुमार सैनी के सामने कोई ना कोई किसी न किसी को लाना था। रही बात करनाल की, तो करनाल में अश्विनी जी स्वास्थ्य के चलते या किन्हीं और कारणों के चलते वो पहले ही मना कर चुके थे, और एक जाति समीकरण को तय करने के लिए कि एक पंजाबी को लड़ाना था, तो संजय भाटिया को वहां उतारा गया। और सबके अपने अपने, देखिए मैं ये नहीं कहता कि जब आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी या जेजेपी लड़ेगी या एलडी भी लड़ेगी तो वो भी कोशिश यही करेगी कि जिताऊ कैंडिडेट को सामने उतारे। लेकिन दूसरा दल अगर ये टिप्पणी करे कि जिताऊ कैसे हो सकता है, ये जिताऊ नहीं हो सकता, तो हर एक दूसरा एक दूसरे पर टिप्पणी करेगा। निसंदेह मेरे साथी लोग सारे कहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि इनमें से जिताऊ कौन है और कौन जिताऊ नहीं। ठीक है, ये तो जनता ही तय करेगी। खैर, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं वंदना जी। मैं दलबीर जाता हूँ, वंदना जी से एक रिएक्शन, क्योंकि गठबंधन को लेकर यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि दिल्ली में गठबंधन होगा तो रास्ता हरियाणा में भी खुलेगा। वंदना जी, क्या स्थिति है? हरियाणा में जो टीम है वो चाहती है क्या आपके साथ कुछ गठबंधन हो? देखिए, अभी इस चीज पे चर्चा चल रही है और मुझे नहीं लगता कि अभी इस विषय में कुछ भी सामने आया है, और जब भी कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो बहुत समय हो चुका है, लेकिन अब तो आपके सभी के सामने है। सोशल मीडिया के माध्यम से केजरीवाल जी ने एक इच्छा जताई ऐसा ना हो कि गठबंधन सामने उन्होंने जेजेपी का भी नाम लिया था, उन्होंने कांग्रेस का नाम भी लिया था, लेकिन आगे जो भी होगा आपके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि सामने कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, मैं दलबीर जी, आप जो जवाब देना चाहते हैं उसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला बड़े मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये कहा गया कि अगर गठबंधन होता है उसको लेकर जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? सर, पहले मैं इसी सवाल का जवाब देता हूं। हमारी नीति बिल्कुल साफ सुथरी है। जो व्यक्ति कांग्रेस से गठबंधन करेगा हम उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी आम आदमी से बिल्कुल गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि अगर गठबंधन है, ठीक है, ये यहीं से लाइन क्लियर हो गई कि कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जहां तक प्रदीप नरूला मेरे बहुत बड़े हैं, आदरणीय हैं, और सूरज वो है, मैं दीपक हूं उनके सामने। एक बात उनको जरूर बताना चाहूंगा, अपोजिशन में होकर आदमी मुद्दे उठा सकता है, और जो उनको निधि फंड मिलता है, लोकसभा का जो सांसद होता है उसको एक पैसा मिलता है मिनिमम मैक्सिमम को खर्च करने की, उसके पास पावर होती है। वो उसको कहां यूटिलाइज करता है, अच्छे कामों में, किन किन कामों में किए, मैं वो लिस्ट दे सकता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी सांसद ने इतने अच्छे तरीके से अपने पैसे का पूरे के पूरे यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरा तकरीबन 5 करोड़ के करीब यूटिलाइज नहीं हुआ। मैं अभी न्यूज देख रही थी, आपके पास मौका आएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने तो अपना पैसा ही वो लेफ्ट होने जा रहे हैं उनको, और हाजिरी कितने सवाल पूछे और कितने काम कराए, और ट्रैक्टर पर टैक्स हमने छपवाया है। दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर पर टैक्स है। आप तो किसान विरोधी हैं। कांग्रेस का इस देश में हाल है, सबसे ज्यादा राज करने के बाद देश और प्रदेश में आज मिट्टी में मिल गई है कांग्रेस। यही तो वजह है दूसरों पर गल करने और बीच में बोलने की आदत आप लोगों में आ चुकी है। जब बीच में बोलोगे समझे आप फिर मैं बोलूंगी। आपने कांग्रेस इस दुनिया से देश से खत्म हो चुकी है। आप मेरे को यहाँ पे चैलेंज मत करिए कि बोलने का मजा नहीं है। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस और बीजेपी से तो लड़ेगी, ये कांग्रेस और बीजेपी से लड़ेगी, जननायक जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। हालत ये होगी 3456 वोट आ गई। कांग्रेस की हालत ये होगी, मुश्किल से जमानत बची है। आज इनकी हालत ये है, किसी को नहीं बोलने देना। चलिए ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ठीक है, चर्चा बेहद मुश्किल से बची। पप्पू का पप्पू लड़ा दिया, पप्पू का एक पप्पू लड़ा दिया गया। देखो हैरानी होती है। चलिए ठीक है, नहीं वो निजी टिप्पणी नहीं, एक मिनट, ठीक है। चलिए विधायकों की ठीक है, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, सभी पार्टी के नेता अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद विधायकों का, माफ कीजिएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, विधायकों का छोड़ दीजिए सर, सांसदों की बात है। सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है, एक मिनट, ठीक है, सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अब तय किया जाएगा, देखा जाएगा, जरा उस पर भी विचार विमर्श कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जरा रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा।
यहाँ पर गठबंधन के साथ साथ जो लोकसभा के अंदर जो प्रत्याशी रहे और इस वक्त जो 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है उसमें से कुछ चेहरे जो पुराने हैं, जरा उनको लेकर उनका कामकाज और उनका अभी तक उन्होंने अपने इलाके में कितना काम किया है, जरा उस पर भी आ जाते हैं। डीसी यादव जी की तरफ रुख कर लेते हैं। डीसी यादव जी, क्या इस वक्त की स्थिति है और अभी तक, क्योंकि लोग भी ये देखना और पूछना चाह रहे हैं कि आपके जितने नेता हैं जिनको आपने दोबारा से मैदान में उतारा है, कितना काम उन्होंने किया। बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलाकों में विकास को लेकर तो लोग विरोध कर रहे हैं, खिलाफत हो रही है, तो आखिर किस आधार पर आपने टिकट दी है दोबारा से? जिताओ आप कह रहे हैं। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पे काम कर रही है। हमारे नेताओं ने तो काम किए हैं, हमारे मंत्रियों ने और विधायकों ने और सांसदों ने तो काम किए ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने बराबर विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के उम्मीदवार, इनके अपने प्रतिनिधियों को भी बराबर फंड्स अलॉट किए और उनके कहने से विकास कार्य करवाए हैं। ये बार बार बहस हो चुकी है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इवन विपक्ष के विधायकों के कहने से मनोहर सरकार ने काम किया है और सब जगह विकास बराबर हुआ है। क्षेत्रवाद और जातिवाद की सारी जो पहले नीतियां थी उनको खत्म करके सबके साथ सबका विकास पे पूरे हरियाणा में बराबर विकास हुआ है। दूसरी बात, मेरे साथी बार बार इन्होंने कहा है, ये हमारी तरफ उंगली करते हैं, अपनी बात को नहीं देखते हैं। 2 पार्टियां तो ऐसी हैं जो परिवार की लड़ाई की वजह से अलग अलग हुए हैं और अब तक लड़ाई इनमें जारी है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, तीसरी। उनका अपने नेताओं का ही भेद खत्म नहीं होता है, आपस में गुटबाजी इतनी है, जैसे ही बराबर में खड़े होते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी रथ यात्रा इनकी चली थी, राहुल जी ने समन्वय समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष बनाए थे भूपेंद्र हुड्डा जी। सबने देखा है भूपेंद्र हुड्डा जी को कितना मान इन लोगों ने दिया, कितने बार उनके साथ बैठे हैं। इवन कुलदीप बिश्नोई जी ने तो साफ बोल दिया कि मेरे तो नेता राहुल जी हैं और जब तक राहुल नहीं आए वो रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी लड़ाई इस चरम तक जा चुकी है। सर्वाइवल के लिए इनको गठबंधन और महागठबंधन की जरूरत पड़ रही है ताकि ये सर्वाइव कर जाए, किसी तरह से किसी तरह पॉलिटिकली सर्वाइव कर जाए। प्रदीप जी से बिल्कुल ठीक है जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेना, आपके सवाल का जवाब दूंगा। रही बात, इन्होंने बोला है कि काम नहीं किया मनोहर सरकार ने या मोदी सरकार ने। मनोहर लाल जी बराबर पिछले काफी साल भर से समझो जनता के बीच में है। विजय संकल्प यात्रा हो या अपने रोड शो हो, बराबर जनता से डायरेक्ट संवाद में वो रहते हैं। जो जनता का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। काले कपड़े पहनने वालों को तो अंदर एंट्री नहीं मिलती, तो मजबूरी में उनको सफेद कपड़े दिखाकर ही अपना विरोध जाहिर कर देना पड़ता है। खैर, मैं आता हूं इस पर। छोटा सा सवाल डीसी यादव जी से। मैं एक छोटी सी पुरानी एक लाइन याद आ गई कि जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आप बता दीजिए पचगांव की रैली में क्या हुआ था। आप जिनकी गुटबाजी की बात कर रहे हैं दूसरे दलों की, आप बड़े बड़े लंबे दावे करके वो गिनवा रहे हैं कि कहां गुटबाजी है, कितनी गुटबाजी है। पचगांव की रैली में क्या हुआ था, किसने नहीं देखा? आपने भी देखा होगा। अब आप तो बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, आपने भी देखा होगा कि वहां क्या हुआ। नहीं, देखिए, रैली में जो भी लोग आए थे सब इकट्ठे थे, एक समभाव से सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद ऐसा नहीं है कि मंच पर भी दिखाई नहीं, थोड़ा बहुत तो देखिए हर पार्टी में होता ही है। थोड़ा बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में लड़ाई होती हो, घरों में पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, ऐसे कहीं भी नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटी मोटी चीजें हो सकती है, किसी का काम होने में कमी ज्यादा नहीं हो, लेकिन ऐसी कोई नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा अलग लाइन पकड़ के कोई काम कर रहा हो। चलिए, आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस, ठीक है, जरा मैं एक करके 35 पार्षद जीत के आते हैं, 35 का इलेक्शन होता है, 14 जीत के आते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में 11 वोट आते हैं नरवीर जी के कैंडिडेट में। ये छोटी मोटी लड़ाई, मैं लड़ाई की वानगी दे रहा हूं आपको। पंचगांव की बता दी आपने, फरीदाबाद में देखा आपने, भिवानी में देखा, और जहां तक इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। एक तरह का समान विकास की बातें मैं बता देता हूं। इस प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, इससे पहले कभी भाईचारा नहीं बिगड़ा इस प्रदेश का। ठीक है, सेनाओं को नहीं आना पड़ा, सेनाओं ने अपने जवानों पर गोलियां नहीं चलानी पड़ी, किसानों ने आत्महत्या नहीं करनी पड़ी। ठीक है, सभी आज सारे कर्मचारी रोड पर बैठे हुए हैं। किसानों की क्या हालत है सबको पता। काले कपड़े की आपने बता दी, काले कपड़े पहने हो तो रैली में नहीं जा सकते। आज हालत इतनी होगी, ऐसी सरकारें को भला करेंगी प्रदेश का और देश का? ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा परेशानियां हैं।
यादव साहब आपसे जवाब लेता हूँ, लेकिन एक दो सवाल और ले लेते हैं। ठीक है दलबीर जी, आज कहाँ हैं? मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं? कितने नाम गिनवाऊं मैं आपको? वंदना जी, पार्टी को चलाया, वो आज पार्टी में नहीं है। ठीक है, मैं शुभन जी आता हूँ आपके पास भी, आपके पास आता हूँ। वंदना जी की बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही सम्माननीय है। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि जब बस यात्रा चली तो उसमें हुड्डा जी को सम्मान नहीं दिया गया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो समन्वय कमेटी के चेयरमैन है। आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन सात मेंबर तो नहीं आए, मेंबर तो नहीं आए कोई साथ। अकेले हुड्डा साहब यात्रा की है, अकेले हुड्डा साहब ने यात्रा की है। मुख्यमंत्री जी उठकर चल पड़ते हैं, वहां पर हम बात करते हैं कि सम्मान हुआ या नहीं हुआ। जब भाषण चल रहा था वो बुलाकर बोलती है मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो चल पड़ते हैं, वो होती है गुटबाजी। वहां पर आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, जब आपसे पूछा गया कि क्या काम करवाए गए तो आपने क्या जवाब दिया? आपने बात की रोड शो की, विजय संकल्प यात्रा। ये काम नहीं है, काम वो नहीं। मैं पूरा सुन लीजिए, आपकी पूरी बात सुनी, मैं बीच में नहीं बोली। ये काम नहीं है, जनता के जो काम होने चाहिए थे। स्मार्ट सिटी की बात आप करते थे, फरीदाबाद को आप लेकर आए थे, स्मार्ट सिटीज के अंदर नर्क बना कर रख दिया आपने फरीदाबाद को। और गुड़गांव की बात करते थे, लंदन बना देंगे, राविंद्रजीत जी कहते थे। क्या हाल है आपके सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और आपने बात की कि डायरेक्ट संवाद, पर्दे के पीछे संवाद होता था मुख्यमंत्री जी का, ये सभी को मालूम है। काले कपड़े की तो बात है ही, लेकिन जो पर्दे के पीछे छुपकर संवाद हुआ वो सब आपके सामने है। और उस चीज का जवाब जनता बहुत जल्दी अभी देने वाली है। रिपोर्ट कार्ड लेने का समय आ गया है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। यादव साहब एक क्षण और। शुभेंदु जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को भी समय दें। नहीं, बिल्कुल आपको पूरा समय। डिबेट को डिरेल हल्ला करके डिरेल कर रहे हैं, उनको आप ज्यादा समय दे रहे हो और मैं चुपचाप बैठा हूं, मेरे को कम समय। नहीं, आपको भी पूरा समय। दूसरी, ये प्रदीप नरूला जी ने जो बात कही, मैं दलबीर धनखड़ जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। एक्चुअल में ये जो सारी बातें बता रहे हैं वो सरकार के साथ मिलकर की गई। दुष्यंत चौटाला जी जब हिसार जाते थे तो डीसी उनको रिसीव करता था। आप देखिए दूसरे किसी विपक्ष के, उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया गया इस पूरे 5 साल के दौरान सरकार ने। और सब सारी चीजें जो है वो मिलजुल के की गई है, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का भी नहीं है। और दलबीर धनखड़ जी आंकड़ों के आधार पे जो ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, वो ले दे के एक ही बात है इनके पास कि ट्रैक्टर को हम पार्लियामेंट में लेके गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके, क्या ट्रैक्टर पर टैक्स लग चुका था? क्या आपने एप्रीहेंशन पे काम किया? आप सरकार के साथ सारी बातें करके आपने काम किया। आप इनसे 5 मिनट इनको दे दो और ये पूछ लो कि दुष्यंत चौटाला का क्या काम है, ट्रैक्टर से आगे नहीं जा पाएंगे ये। दूसरी बात, आज की जो डिबेट थी उसका विषय दूसरा था और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, दलबीर धनखड़ जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन इनका मंतव्य जो था वो इस डिबेट के टॉपिक पर ना जाकर के जब दुष्यंत चौटाला जी के बारे में ये बोलने लगे तो मैंने इस बात को की है। मैं फिर आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ। अच्छा देखो, सुबेंद्र जी एक बार कंप्लीट कर लो। सुखवंत जी एक बार आपसे प्रश्न है, हाँ कर लेना, मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। मैं दलबीर धनखड़ जी को कैमरे के सामने कह रहा हूं कि आप स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट मार्च 2018 पार्लियामेंट में पास हुआ, जहां पे आपके दुष्यंत चौटाला जी थे। आप नेक्स्ट टाइम जब भी डिबेट में आए तो आप उसकी कॉपी लेकर, मैं कॉपी लेकर के आऊंगा और आप पूछ कर कहना दुष्यंत चौटाला जी से कि किसानों को मारने वाले उस एक्ट पर उन्होंने साइन क्यों किया या उनकी उपस्थिति में उसको उन्होंने क्यों पास होना। चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल कि जब दुष्यंत चौटाला जी की बात चल रही है तो आईएलडी में थे और एक आरोप लगता था कि आईएलडी बीजेपी की बी टीम है, तो आज इन्होंने साबित कर दिया। ये 5 साल ये बात जो है कर रहे हैं। नहीं कोई इसमें साबित आईएलडी का बीजेपी की कोई बी टीम की बात नहीं थी। हमने लगातार माननीय बैसिंग चौटाला जी ने हरियाणा में बीजेपी के विरुद्ध मैं आता हूं प्रदर्शन किया है। जहां तक एमपी और संसदीय दल की बात है वो हो सकता है बीजेपी के साथ, सरकार के साथ उनकी मुझे लग रहा है कि आज संघर्ष स्थली पर जो तस्वीरें आई और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि नजर नहीं मिली और कहीं ना कहीं बातों ही बातों, इशारों में कुछ चीजें हुई, तो वो शायद डिबेट में भी नजर आता है। ठीक है दलबीर जी, शुभेंदु जी, ये आप मान के चलिए, आप कौन सी आंखों का इशारे की बात कर रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल है, हमने एक वायदा किया था आपसे जींद के चुनाव से पहले, तारीख बता गया था मैं यहीं बैठ के, अब लुप्त हो जाएगी शाम होते होते, जिस दिन चुनाव का काउंटिंग हो रही थी 5000 से कम वोट आई थी, जिस टाइम मैंने कही थी एक पार्टी थी इंडियन नेशनल तो लुप्त हो जाएगी। आप मान के चलिए विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर जो हमारी बात थी वो आज भी वही की वही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम करके वहां काम किया है। विपक्ष की अगर बातें इतनी उठाती तो 3454 वोट प्रदेश की जनता नहीं देती। 3454 वोट, जमानत की जमानत भी नहीं बचना, इस बात का उदाहरण है। अब उनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए थे। हमने अलग कदम इसीलिए तो उठाना पड़ा। वो पार्टी
जो जनता ने उनको मौका दिया, विपक्ष में बैठने का मौका दिया, मुख्य विपक्षी दल का आप भी उसी पार्टी का हिस्सा रहे थे। सुख भोगने गए। यदि आपको लग रहा था, यदि आप एक सच्चे नेता होते तो आप उस वक्त भी आवाज उठाते, आप उस वक्त भी आवाज उठाते। वो कौन सा मुद्दा है? आप उस वक्त भी आवाज उठाते। आपने तो उस वक्त नहीं, आपने भी तो उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठाया। शुभेंदु जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं, खैर आपने भी तो उस वक्त, मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में कौन सा मुद्दा है जो विपक्ष में रहकर हमने नहीं उठाया? नहीं, आपने आईएनएलडी, आप यदि कह रहे हैं कि आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम थी, पक्ष और विपक्ष की बातें कर रहे हैं। जो पैसे का फंड होता है लोकसभा में, सबको पता है सांसद के पास फंड होता है, उस फंड से 100% पूरे का पूरे अपने इलाके में लगाने का काम किया। और क्या क्या काम किए मैं लिस्ट लेकर आऊंगा। मैं कह रहा हूं ये आज खैर विषय, ये आज विषय नहीं है। आज विषय नहीं है, उठाया है तो मैं जवाब देना नहीं, ठीक है, बहुत जल्दी से। पार्टी बची ही नहीं जिन्हें 3454 वोट ली 1,31,000 में से, बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से जवाब सुरभन जी, बस ठीक है, वापस विषय पर आएंगे। बहुत जल्दी से जवाब। योग्य साथी हैं, वो यहाँ पे आगे भविष्य में क्या होगा वो बात बताने लग रहे हैं और एक पंडित का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं हम लोग। तो आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, वो प्रदेश की जनता तय करेगी। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, आंकड़ों के अतिरिक्त इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी दिन डिबेट रख ले इस बात के ऊपर और ये अपनी लेकर के आ जाए और इनसे एक्ट क्या पूछेंगे, मैं तैयार हूं। और दूसरी 10 के 10 100% हो गई, तैयार हूं मैं। चलिए, कुछ नहीं है इनके पास तैयारियां, क्या सिर्फ मुझे लगता है ठीक है, ट्रैक्टर गोली निधि ये इनका काम है। नहीं, ठीक है, ये डिबेट अब अलग दिशा में जा रही है। प्लीज एक मिनट, ठीक है, दलबीर जी, एक मिनट, सुखमन जी, ठीक है, तैयारी तो चुनावों को लेकर की जानी चाहिए। अब ये किस अलग दिशा में जा रहे हैं? तैयारी तो चुनावों के लिए कीजिए। यादव साहब, अब बहुत कम समय रह गया है, जरा डिबेट के लिए मैं 2 मिनट तो लूंगा, जल्दी, बहुत जल्दी से, बहुत बोलेगी है। देखिए, बार बार काले कपड़े की बात आ रही है। काला कपड़ा पहले की सरकारों में भी रहा है, आज भी रहा। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और उसको नहीं, उसको हर जगह हर जगह आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लीजिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। नहीं तो क्या ये सही है? क्या सही है ये? इसको लेके बेकार नहीं, यादव साहब, यदि किसी महिला का दुपट्टा भी उतरवा दिया जाए तो क्या ये सही है? आपको लगता है? मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस बात का जवाब तो दे दीजिए, ये क्या गलत नहीं है? नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसमें तो गलत नहीं है क्या? पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का डिसीजन हो या तंत्र में विरोध का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, उसमें है तो करिए विरोध। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है वो भी इसलिए लिया जाता है कि जब किसी का विरोध हो, अगर आम जनता किसी नेता का या किसी मुख्यमंत्री का विरोध कर रही है तो स्थिति अच्छी नहीं है। इसका नहीं, विरोध करने अगर कोई जाते तो आप करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग पहनते थे, ये कभी उठा लो, कोई नहीं जैकेट सबसे ज्यादा पुरुष लोग पहन के आते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसमें सरकार और पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और हमेशा से रहा है। आप लोगों का आप पता कर लीजिए, हमेशा से रहा है, आज से नहीं है। हमने भी प्रदर्शन किए, हमें भी रोकते थे। आप कहते हैं कि अब परिवर्तन करने आए हैं, तो यदि गलत चीज है तो परिवर्तन कीजिए ना आप। परिवर्तन एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो उसके अंदर परिवर्तन क्या करेंगे आप? ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जरा बहुत जल्दी से रिएक्शन करने की व्यवस्था है। 2 चीजें मेरी और रह गई हैं। बहुत जल्दी से इंद्रजीत सिंह जी के बारे में बोला गया है। हमारे पीछे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, 5000 से ज्यादा उसमें लोग थे। उन्होंने स्टेज से साफ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में आया था, मुझे सम्मान मिला और मैं अच्छी तरह से पार्टी में मिक्स हो गया हूं और मुझे बहुत बढ़िया सम्मान मिला है। चलिए ठीक है, बहुत कम समय, जरा जल्दी से रिएक्शन। अच्छा, एक मैं यादव साहब ये कहना चाहता हूं कि 2 सीटें अभी रहती हैं। मैं 1 मिनट में करूंगा। नैना चौटाला जी ने विधानसभा में खड़े होकर राव नरवीर सिंह जी को रिक्वेस्ट किया था कि मेरी एक सड़क बनवा दीजिए आप मेरे विधानसभा में। राव नरवीर सिंह जी ने वहीं पे बोला था, ये बात पहले भी आई है, पहले वहीं पे बोला था कि बहन जी आप जितनी सड़क बनवानी है मुझे लिस्ट दे दीजिए, और उनको करवा के 6 महीने में विधानसभा में खड़े होकर नैना चौटाला जी ने बड़ाई करी है। अगर राव नरवीर सिंह ने सरकार ने मेरे कहने से बहुत बढ़िया काम किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इतना कहने के बाद भी अगर ये कहते हैं हम वो जवाब भी ले लेंगे। 2 सीटों पर अभी ये तो नाम रहते हैं, आगे रिकॉर्ड की बात है। 2 सीटों पर अभी नाम रहते हैं जी। इंतजार अब कब तक किया जाए? उचित समय पे हो जाएगा डिसीजन। अभी 16 तारीख से दूसरी पार्टी के नेता से भी बातचीत चल रही है? नहीं, बातचीत क्या चल रही है वो हमारे लेवल की बात नहीं है, चल रही है, नहीं चल रही है। पार्टी का कार्यकर्ता होगा अगला कैंडिडेट दोनों सीटों से जो कैंडिडेट होगा वो आपकी पार्टी के अंदर का ही होगा या किसी बाहर के कैंडिडेट को उतारा जाएगा? प्रदेश सरकार ने, प्रदेश संगठन ने अपना पैनल बना के दे दिया है। अब केंद्र संसदीय बोर्ड ने उस पर डिसीजन लेना है। वो क्या डिसीजन होगा हमें उसके बारे में न पता है, न हम कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, दलबीर जी जल्दी से रिएक्शन। रह के मांग रखना हमारा अधिकार है और जो काम हो जाए तो धन्यवाद करना ये हमारी संस्कृति है। मैं एक और पूछना चाहता हूं मेरे भाई से, बिमला चौधरी, विक्रम ठेकेदार,
और कैबिनेट के मंत्री बावल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या नौबत आ गई थी? उमेश अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा अगर निकम्मी सरकार है, काम नहीं कर रही, हमारे नहीं कर रही, तो आप लोगों ये कहां कर? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड हुई है और ये डिबेट हुई है जिसमें ओम प्रकाश गलत बोल रहे हैं, यादव जी भी थे, गलत बोल रहे हैं आप। जिसमें बिमला चौधरी जी ने बिमला चौधरी जी ने गांव में कोई विरोध की बातें बहुत हो गई। ठीक है सुगन जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन। व्यक्तिगत प्रोग्राम था, ठीक है चलिए, ठीक है, बहुत समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है बहुत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत कोट कर रहे हैं। ठीक है सुगन जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन, एक लाइन में रिएक्शन। ठीक है सुगन जी, एक लाइन में रिएक्शन। बिमला चौधरी जी ने भी उस मीटिंग के बारे में बोला है जिसमें वो प्राइवेट मीटिंग थी। और ये अभी जो बात बताई सड़क के लिए धन्यवाद दिया, वो खुद इटसेल्फ प्रूव करती है कि किसका किसके साथ है। ठीक है वंदना जी, देखिए बड़ी हैरानी हो रही है कि हम अब तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे सामने आ चुके हैं, डिबेट किस विषय आपके कब आएंगे? आप बिल्कुल जल्द ही आपके सामने होंगे, लगातार जो लिस्टें हैं वो आ रही हैं। और अभी किरण चौधरी जी का भी बयान आया था कि 6 पर सहमति बन चुकी है और बाकी जो है उस पर चर्चा हो रही है, वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है प्रदीप जी, अब चेहरे पर चेहरा यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति अब खत्म हो चुकी है क्योंकि बीजेपी के चेहरे सामने। हरियाणा में बहुत ज्यादा सीटें ऐसी नहीं है जिन पे वेट एंड वॉच की स्थिति हो। कांग्रेस पहले से ही अनौपचारिक रूप से 5 टिकट डिक्लेयर कर चुकी है और बाकी 5 की बात चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वेट एंड वॉच कोई एक आध सीट पे ऐसा होगा कि शायद 1-2 दल देख रहे होंगे कि इनका चेहरा कोई आता है तो हम उसी हिसाब से उतारें। हरियाणा में ऐसी स्थिति वेट एंड वॉच की है नहीं जो फिलहाल के इलेक्शन में। ठीक है, और शुभेंदु जी कांग्रेस में सहमति, ये तो संसार का बहुत बड़ा अजूबा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, तय भी आपको करना है। 8 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं, 2 बाकी हैं और बाकी पार्टियों की तरफ से भी जो दावेदारी है वो ठोकी जाएगी। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।